Good evening, ma'am. Good evening. Explore. तो एमपीएस लॉ ने देखो जनरली जो चीज है जिसके लिए हम एमपीएस लॉ यूज करते हैं कि मुझे किसी भी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी पॉइंट पे निकालनी है तो एमपीएस लॉ ने उसका एक टेक्निक बताई कि इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो एम्पियर लॉ को, है ना। तो क्या बोला उसने कि जिस भी पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालनी है उसी पॉइंट को क्या करो, उसी पॉइंट पर एक लूप बना लो, ठीक है, जिसे हम नाम देते हैं एम्पियर लूप, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि एम्पियर लूप की अगर डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, उसने बोला कि आई इनक्लोज निकालोगे कि गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो देखो क्या बोला कि जिस पॉइंट पे तुम्हें फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे पहले तो एक एम्पियर लूप क्रिएट कर दो। एम्पियर लूप क्रिएट करके तुम्हें अब नीड पड़ेगी आई इनक्लोज की। आई इनक्लोज क्या है, उस लूप के अंदर करंट की टोटल वैल्यू कि उस लूप के अंदर टोटल करंट कितना है। उसके लिए हमारे पास होंगी भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो एम्पियर ने बोला कि जो लूप की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल होगी उन करंट्स को पॉजिटिव ले लो, ठीक है। तुम्हें सवाल में लूप की डायरेक्शन भी मिलेगी और करंट की डायरेक्शन भी मिलेगी। तो जब तुम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट निकालोगे, देखो डायरेक्शन हमें किसकी चाहिए एट द एंड, डायरेक्शन करंट की चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द लूप, लूप की डायरेक्शन में अगर आप थंब अपनी फिंगर्स कर्ल्स रखोगे और थंब जो है करंट की डायरेक्शन में रखोगे, अगर अकॉर्डिंग टू द उसके आ रहा है तो वो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव। बस इतना है एम्पियर्स लॉ। ठीक है। मैं मतलब करंट की डायरेक्शन भी बताता है, फील्ड की भी। डायरेक्शन ये करंट की बताएगा। अच्छा, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो उसने करंट की डायरेक्शन के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि करंट की डायरेक्शन इस तरीके से निकलेगी। वहां से तुम्हारे पास उस पॉइंट पर जो बी आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा। अब जैसे देखो ये जो सवाल जब कराया था इसमें बी डॉट डीएल था, इसमें जो बी था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इस लूप का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो दी है ये लूप की डायरेक्शन दे दी थी, है ना। तो इस तरीके से गिवन मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन। ठीक है। तो अब किस किस ने एससी वर्मा बुक जो है परचेज करी है या ढूंढने की कोशिश करी है? आप बोलो युवराज, बोलो। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस अभी स्टार्ट करेंगे सेशन। सबने मैम अभी परचेज तो की नहीं है, बस ऑनलाइन और आपसे ही तो, क्योंकि मैम संडे मैम सॉल्यूशन बुक में मिलती है एचसी वर्मा की। एससी वर्मा की सॉल्यूशन बुक भी आती है। ओके मैम। मैम एसएल तो है अभी। मैम पीडीएफ पढ़ी हो तो नहीं काम चलेगा? सॉल्यूशन बुक की या एससी वर्मा की? एचसी वर्मा की बुक और सॉल्यूशन वाली भी तो मिल ही जाएगी। हाँ अगर पीडीएफ है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो कोई इशू ही नहीं है। तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सिलेबस फटाफट फटाफट। मैम आज हमारी स्पेशल क्लास नहीं हुई, आप बोल रहे थे। तुम लोगों की स्पेशल क्लास सिर्फ यूके एंड एफआई वालों की है। मैम जो हमारी बैकअप क्लास थी दिल्ली वालों बैकअप की। क्लास सैटरडे और संडे को। मैम आज तो हुई नहीं। मैम मैंने स्कूल की छुट्टी कर ली थी। यस मैम, मैंने भी छुट्टी की थी, हुई नहीं क्लास। यस मैम।
दोपहर में तुम्हारी क्लास नहीं हुई, बैकअप क्लास? नो मैम, नहीं हुई। मैम संडे का टाइम मैम मैम कल संडे होगी क्या? हाँ कल तो होगी, होगी कल तो। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग बता दो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। क्लास का शेड्यूल हमारी आया? क्लास बैकअप नो मैम क्लास अभी तक नहीं आया। तुम्हारा शेड्यूल नहीं आया? नो मैम। मैम डीएल वाले ग्रुप में नहीं आया, टैली में नहीं आया। मैम हिमाचल वालों में आया है। हिमाचल वाले में किसका कब का आया है बताना अंशिका। मैम ये तो परसों का है शायद, मैं आपको भेजती हूँ मैम। भेजना। मैम डीएल के अलग से क्लासेस और करेंगे फिर? नहीं साथ में होंगे तुम लोग। तो 3 वालों का टेस्ट है ना, टेस्ट तो होगा ही, वो तो दिन में हो जाएगा। मैम मैंने भेजा, आप चेक कर लो। देखती हूँ। गुड इवनिंग मैम। हाँ तो 7 तारीख है ना कल, तो 7 तारीख को देखो फिजिक्स का टाइमिंग लिखा तो हुआ है उसमें 10 से 12:30। ओके मैम। मैम एक बार हमारे ग्रुप में भी भेजने के लिए कह दीजिए। यस मैम, हमारे ग्रुप में नहीं दिल्ली आया। वालों को तो नहीं होता है ना? तो हिमाचल वाले और दिल्ली वालों का साथ में ही लगेगा। बैच ग्रुप में तो आए नहीं हमारे। हमारे ग्रुप में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सेंड ही नहीं करी। मैम अगर आज क्लास हुई होगी तो मैम हमारे में तो हुई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मिलती हुई है। मैम आज क्लास नहीं होगी? क्लास कौन सी वाली? एक्स्ट्रा ओके मैम। ये वाली क्लास अभी होगी, पढ़ेंगे ये तो पढ़ेंगे। ओके मैम। चलो चलो पढ़ लेते हैं भाई बच्चे देखो। मैम आज क्लास हुई थी क्या एक्स्ट्रा वाली आज हिमाचल नहीं वालों हुई, की? नहीं हुई हिमाचल वालों की। भाई हिमाचल वालों क्लास नहीं हुई ना आज? नो मैम। क्लास होगी भाई 10:30 बजे, तुम्हें मिल जाएगा लिंक। ओके मैम। मैम सैटरडे संडे 10:30 से 12 बजे तक ही रहेगी। आज सैटरडे को नहीं होगी, माई मिस्टेक, संडे को तो है, कल तो है, ठीक है। और कल टेस्ट भी है। अगले सैटरडे संडे को जो क्लासेस होंगी। अगले का तो नहीं पता बट कल तो है। ओके मैम। ओके। मैम आज कुछ पढ़ेंगे या नहीं? बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, अगर आए हैं तो पढ़ाएंगे। देखो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, राइट हैंड पाम रूल सिखाया था, है ना, कि राइट हैंड पाम रूल को किस तरीके से यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं भाई राइट हैंड पाम रूल को। मैम डायरेक्शन ऑफ मैम फिंगर डायरेक्शन निकालनी वेलोसिटी की डायरेक्शन रहती है। है। हाँ कि अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। या था अब देखेंगे कि जब चार्ज पार्टिकल को हम फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं, फील्ड में एंटर कराते हैं, तो उस पर किस किस तरीके की फोर्स लगती है, जिसे बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हारा टॉपिक है आज का मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसको देखो फटाफट कंप्लीट करके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, डीपीपी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए तो इसमें हमारे पास 3 केस होंगे कि मैं क्या करूंगी, चार्ज पार्टिकल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रिलीज करूंगी, ठीक है, कि फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक केस ये। दूसरा क्या होगा,
वेलोसिटी इक्वल, अब वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। तीसरा केस क्या बनेगा इसमें, तीसरा केस बनेगा जब वेलोसिटी को थीटा, अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या करेगी, किसी कुछ एंगल बनाएगी, किसके साथ, फील्ड के साथ। इन तीनों केसेस को जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि चार्ज की किस तरीके का मोशन होगा, कैसी उसकी ट्रेजेक्टरी होगी, किस तरीके से उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो तुम्हारा फील्ड है इस डायरेक्शन में इंटरनली, ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, मान लो ये चार्ज Q है, मैग्नेटिक फील्ड B है, यूनिफॉर्म है एकदम, इस पे एक तो पहला मुझे बताओ FM की डायरेक्शन, दूसरा मुझे बताओ वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ये सवाल है। दे सकते हो बाय योर प्रीवियस नॉलेज। सवाल ये मेरा सवाल है, ये तीन मैं पढ़ाऊंगी, ये इन तीनों को पढ़ने से पहले मेरा पहला सवाल है। डाउनवर्ड आएगी क्या फोर्स? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स बताइए तुम लोगों ने, डाउनवर्ड ही आएगी मैम। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट मैम इनवर्ड। कर रही है मैम। इनवर्स होगा मैम। यस मैम, इनवर्ट होगा। फोर्स बताओ। अपवर्ड। फोर्स इनवर्ड, कौन सा रूल लगा रहे हो भाई, मुझे भी सिखा दो। मैम तुम फोर्स बता दो। अपवर्ड होगा। मैम अपवर्ड होगा ना। हाँ, सब बता दो, डाउनवर्ड बता दिया, इनवर्ड भी बता दिया, अपवर्ड भी बता दो। कौन सा रूल लगाया है ये बताओ, कैसे लगाया है रूल, मुझे बताएगा अमित, बताएगा अमित। फिंगर की नहीं, साइड पे हमने जिससे मैं पूछूं, अमित बताओ कैसे क्या लगाया है। मैम मैंने तो राइट हैंड थंब रूल लगा दिया। हम रूल, सॉरी, राइट हैंड फिंगर रूल, वो जो होता है। पाम रूल। प्लाम रूल। हाँ, तो पाम रूल हाँ कैसे लगाया है बताओ। मैम, जो पाम की फिंगर्स है उसे वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखा और पाम फेस करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तुम्हारी आवाज चली गई, जैसे ही तुमने बोला आवाज चली गई। डाउन हो गई आवाज। मैम आ रही है आवाज? हाँ, एकदम आ रही है, अब बताओ। मैम मैं कह रहा हूँ कि जो फिंगर्स है उसे मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख लिया और पाम को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम कहाँ आया, डाउनवर्ड जा रहा है शायद, एक सेकंड। हम डाउनवर्ड जा रहा है तुम्हारा, रखना मेरे नहीं पास। मैम, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड अपवर्ड। वेलोसिटी अगर तुम्हारी इधर की तरफ है, राइट डायरेक्शन में, हाँ हाँ हथेली तुम्हारी अंदर की तरफ जाएंगी, और हाँ थंब हाँ, कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, यस मैम। अब मुझे बताओ वर्क डन। मैम जीरो। हाँ, वेरी गुड। यस मैम, जीरो। डन बाय FM ऑन चार्ज पार्टिकल, जीरो आएगा, राइट। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि मेरी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा है ना, वेलोसिटी Yes, के ma'am. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। अब तक तुमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, देखो हर किसी में फोर्स क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि सवाल इसका जो फॉर्मूला ही है वो क्या है, V क्रॉस B, यानी वेलोसिटी और B के परपेंडिकुलर होगा, तो फोर्स हमेशा इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा बाय द वेक्टर रूल। तो हमेशा जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और फोर्स के परपेंडिकुलर होने पर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर कोई चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड इस चार्ज पार्टिकल पर कोई भी किसी भी तरीके की वर्क डन नहीं करेगा, जिसका आंसर है जीरो। वेरी गुड। अब आ जाते हैं केसेस पर, ठीक है। केस नंबर 1,
देखो यहाँ पे एट द एंड फोर्स निकालनी है और ट्रेजेक्ट्री, दो चीज निकालेंगे, एक तो फोर्स और दूसरी ट्रेजेक्ट्री। तो अभी देखो चार्ज पार्टिकल को वही केस लेते हैं, सेम केस 1, मैग्नीट्यूड इसका है बी, आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को चलो इसी डायरेक्शन में ही रख लेते हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखो कितना फोर्स लगेगा इस पे, मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर में तो लग रहा है, अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, क्यू वी बी, वेलोसिटी और b के बीच में एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री, 90 डिग्री, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में और मैग्नीट्यूड तुम्हारा y माइनस जेड एक्सिस है ना। तो वेलोसिटी और b के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो साइन थीटा 1 हो गया। अब देखो क्यू वी बी इतना आ गया, और ये तुम्हारे पास फोर्स, अरे अरे वेलोसिटी और b का, हाँ तो अभी इसमें मुझे क्या करना था, साथ में रखना था, अरे परपेंडिकुलर कर दिया ना, ये तो केस सेकंड हो गया, केस 1 रखना है। केस 1 में क्या है भाई, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैम इरेजर का साइज बढ़ा लो ना, ऐसा टाइम लग। देखो क्या है, ये तुम्हारे मैग्नेट, ये तुम्हारा बी वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में मैंने क्या करा, अपने चार्ज को v वेलोसिटी से इंट्रोड्यूस कर दिया इस फील्ड में। तो अब मैम देखो, साइन 0 डिग्री, तो 0 अब डिग्री, साइन, हाँ अब तुम्हारा साइन कितना हो गया यहाँ पे, 0 डिग्री हो 0 गया। डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, तो तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया, 0। 0, हाँ मतलब अब जो चार्ज पार्टिकल पे जो, जब तो वर्क डन तो 0 है ही, तुम्हें पता है फोर्स भी अब चार्ज पार्टिकल पे कितना लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक Zero. फोर्स भी 0 है। हाँ मैग्नेटिक फोर्स 0 होने की वजह से चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से आया है चुपचाप उसी वेलोसिटी से बाहर चला जाएगा, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो कहा क्या यहाँ से पॉइंट, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि फोर्स ही 0 हो गया। तो जिस वेलोसिटी से आया उसी वेलोसिटी से वापस चला जाएगा, नो, और कोई भी ट्रेजेक्ट्री में नो चेंज इन ट्रेजेक्ट्री, वही बात है। मैम इस केस में वर्क डन 0 कैसे होएगा? ऐसे किसके कारण, जब फोर्स ही 0 है तो वर्क डन तो होएगा ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स ही 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वर्क डन कहाँ से आएगा, नहीं होगा है ना। हाँ। अब तो यहाँ से समझ में आया, अगर इसका सवाल आए कि किस किस मोशन को या किस पाथ को फॉलो करेगा, तो किस पाथ को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन, जिस डायरेक्शन में आ रहा है तो उसी डायरेक्शन से चला जाएगा। तो इस तरीके के हम पाथ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो मोशन जो होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। अब केस नंबर सेकंड देखो, फटाफट करते हैं। अब परपेंडिकुलर आएगा, है ना। अब क्या करते हैं भाई, परपेंडिकुलर ही रखते हैं कि ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म है ये याद रखना, और चार्ज पार्टिकल को तुमने उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी से थ्रो किया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, QVB, साइन ऑफ QVB आया। हाँ तो अब देखो एक सेकेंड, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है मैग्नीट्यूड के, और फोर्स भी परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के। तो इसका मतलब क्या कह रहे हो, एंगल किस किस के बीच का लेते हैं? जब फोर्स निकालोगे, यस मैम, साइन थीटा वाला। साइन थीटा तो v और v के बीच का एंगल है, ये ओके मैम। साइन थीटा तो वेलोसिटी और v के बीच का एंगल है, ठीक है, ये v b के बीच। ओके मैम। अब आपने चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे रिलीज किया, इस डायरेक्शन में तुम्हारा चार्ज पार्टिकल आ रहा है v, ठीक है। मान लो जैसे ही वो एंटर करा, जैसे ही वो एंटर करेगा, इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी इस तरीके से, Fm ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो देखो चार्ज पार्टिकल क्या चाहेगा, आगे बढ़ेगा, बट फोर्स इसको कहाँ खींचेगी, अपनी तरफ, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स खींचेगी, मैग्नेटिक इस तरफ फोर्स ने इसको खींचा।
तो देखो जो ये फोर्स है, हाँ, अब जब चार्ज पार्टिकल तुम देखो यहाँ पे पहुंचा, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर टेंजेंशियली निकालें तो इस डायरेक्शन में हुई। अब इस डायरेक्शन पे फोर्स निकालिए, क्या फोर्स आएगी? ये चार्ज पार्टिकल क्यों है? राइट हैंड पाम रूल से वेलोसिटी, फोर्स नीचे लग रही है डाउनवर्ड्स। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो जब पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तो इस पे फोर्स दोबारा कहाँ एक्ट करेगी? डाउनवर्ड्स FM। ठीक है, अब देखो चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल तुम्हें क्या मिलता है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली मिलेगी, तो इधर वेलोसिटी हुई। अब फोर्स कहाँ मिलेगा? राइट वर्ड? अरे यार वेलोसिटी डाउनवर्ड है ना, ये वेलोसिटी सॉरी मैम, राइट साइड होगा, राइट साइड। राइट। तो अब ये फोर्स, अब इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा अब वो लगेगा यहाँ अंदर की तरफ। तो अब ये पार्टिकल जब बाहर जाने की तरफ कोशिश करेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स इसको कहाँ खींच लेगा? अंदर की तरफ, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फोर्स हर पॉइंट पे, यहाँ पे जब फोर्स लगेगा, हर पॉइंट पे जब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो हमेशा कहाँ लगेगा? इनवर्ट्स लगेगा। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, एक सर्कल मोशन है ना। किस तरीके से कि चार्ज पार्टिकल पर हमेशा एक सेंट्रल की तरफ एक फोर्स लग रही है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। अब वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को हमेशा किस ट्रेजेक्टरी में घुमाएगी? सर्कुलर मोशन में घुमाएगी, है ना। अब क्या बोल सकते हो कि चार्ज पार्टिकल को हमें एक सर्कल में मूव कराने के लिए किस तरीके की फोर्स की आवश्यकता पड़ती है? भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। तो सेंटर हमेशा हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो चार्ज पार्टिकल फॉलो द सर्कुलर पाथ। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा सर्कुलर। किस रेडियस में मूव करेगा वो हम लोग फाइंड करेंगे, है ना। वो रेडियस में मूव करेगा कि भाई कितना रेडियस होगा जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो वो कैसे निकालोगे? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का काम कर रहा है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करो, फिर तुम्हें इस रेडियस से मूव करेगा। ठीक है, यस सर। करो, इक्वेट कर दो। FM इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल, मैग्नेटिक फोर्स तो QVV है, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाय r। R क्या है? जिस रेडियस से ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से मिलेंगे तुम्हें। अब देखो, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल, तो तुम्हारे पास क्या आई? R की वैल्यू mv बाय QB। mv बाय qb। तो तुम्हारा जो रेडियस है उस चार्ज पार्टिकल का, एक तो उसके मास पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पे, अच्छा, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करेंगी कि वो चार्ज पार्टिकल किस रेडियस से मूव करेगा। ठीक है, ये उसके पैरामीटर्स हैं, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी Q एंड B। ठीक है, ये हो गए तुम्हारा R रेडियस। ओके, अगर अब मैं पूछूं कि मुझे टाइम पीरियड बताओ कि चार्ज पार्टिकल, टाइम पीरियड क्या होगा कि एक सर्कुलर मोशन को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है ना, कि ये एक पूरा मोशन हुआ, इस मोशन को कितने टाइम में कंप्लीट किया, मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा यही होगा ना। और ओमेगा क्या होता है भाई? एंगुलर वेलोसिटी तो होती है, सर्कुलर मोशन में तो देखो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तुम्हें पता है किसके बराबर होगी? V बाय R। यस मैम। तो V बाय R यानी ये ऊपर चला गया। R की वैल्यू तुमने खुद फाइंड कर रखी है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई mv बाय QB।
और यहाँ पे भी, तो v से v कैंसिल हो गया। तो अब देखो टाइम पीरियड किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, 2πm/qb, यानी टाइम पीरियड तुम्हारा वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट आ गया। टाइम पीरियड किस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है लेना देना ही नहीं, बस मास बाय चार्ज रेशो उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो कि टाइम पीरियड तुम्हारा इंडिपेंडेंट आया है स्पीड ऑफ पार्टिकल के। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा, तुम उसे किसी भी वेलोसिटी से भेज दो, वो अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। क्यों? देखो फर्क किसमें पड़ेगा, रेडियस में। अगर मान लो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो इस इतनी सी रेडियस को कवर करेगा, तो क्योंकि अगर वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे। वेलोसिटी ज्यादा है तो उस चार्ज पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो बढ़ जाएगा। उसका रेडियस बढ़ गया। पर दोनों का टाइम पीरियड जो आएगा वो सेम आएगा। मान लो ये पार्टिकल अगर यहाँ इस पॉइंट पे टी टाइम में पहुंच रहा है, अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी चेंज कर दी, तो वो दूसरा पार्टिकल भी सेम पॉइंट पे यहाँ जस्ट बी पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये चीज है, डिफरेंस आएगा सिर्फ पाथ का। वो हो सकता है ज्यादा बड़े सर्कल में घूमे, और वो हो सकता है कि छोटे सर्कल में घूमे, पर टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा, अगर सवाल में आता है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रेडियस पूछी जाती है कि एक चार्ज पार्टिकल है और वेलोसिटी ना देके पूछ लें कि दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, देन फाइंड द रेडियस। तो देखो अब इस वाले सवाल को तुम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आर को हाफ mv² वाले पे पुट करके। एमवी को क्या बोलते हैं भाई, मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता है, √2m। 2m। पढ़ा है ये? यस मैम पढ़ा है। यस यस मैम। मैम पढ़ा है। तो mv की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे, √2me/qb। ठीक है, दो चीज आ गई। रेडियस पूछे, देखो सर्कुलर पाथ से यही पूछेगा, या तो रेडियस पूछेगा या मैग्नेटिक ये पूछेगा, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, या ये सब दो क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे। ट्रेजेक्ट्री पूछ लेगा कि किस थीटा पे जो पार्टिकल है वो किस थीटा से निकलेगा, कई बार ऐसे सवाल भी आएंगे। तो वी विल डू दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। आज हम लोग फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक दो सवाल लेंगे टप टप, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब देखो थर्ड केस, दो केस पढ़ चुके हो, अब खुद बताना कि चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा, होना चाहिए। क्या किया कि किसी थीटा से भेजा, अच्छा वेलोसिटी और मैग्नेट उसके साथ, अच्छा रुको, फिर इसको एक काम करो, चार्ज पार्ट इसको स्ट्रेट लाइन में ले लो, फिर स्ट्रेट लाइन में ले लो, इनवर्ट्स में तुम्हें समझ नहीं आएगा। बताओ क्या होगा अगर तुम लोगों ने अब थीटा बना के भेजा, वेलोसिटी और उसका एंगल क्या आएगा, क्वेश्चन बताओ किस पाथ को फॉलो करेगा। थीटा पे भेज दो यार, आसान है। मान लो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है v का डायरेक्शन, चार्ज जो आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वेलोसिटी v से थीटा एंगल बनाता हुआ, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल है q, केस 3 क्या होगा, हेलिकल पाथ। पैराबोलिक। हेलिकल किसने बोला, मैम मैंने। हेलिकल, हाँ धन्य गौतम। बताओ भाई क्यों आएगा हेलिकल। मैम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो ये सीधा भी जाएगा एंड सर्कुलर भी मूव करेगा, देयरफॉर हेलिकल पाथ है। देखो अब अगर इसका कंपोनेंट करना चाहो तो एक कंपोनेंट आएगा इसके डायरेक्शन में और एक आएगा इसके परपेंडिकुलर, तुम दोनों स्टडी कर चुके हो,
v cos थीटा वाला क्या चाहेगा, कैसा मूव करे? स्ट्रेट v cos थीटा चाहेगा कि चार्ज तो भाई सीधा ही जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है, बट v sin थीटा एक ही पार्टिकल है जिसपे दो फोर्स लग रही है। खुद सोचो, एक चार्ज पार्टिकल है अब जिसपे दो तरीके की फोर्स लगेगी, एक तो वो जो उसको सर्कल में घुमाना चाहेगी और एक वो जो इसको सीधा घुमाना चाहेगी, है ना? दो तरीके की फोर्स लगेगी। Yes, अब ma'am. इन दोनों की फोर्स को कंबाइन करोगे तो पार्टिकल का जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा? सर्कुलर। सीधा भी गया, फिर हेलिकल भी आया, सीधा भी गया, फिर थोड़ा सा रोटेटिव हुआ। जैसे ही वो रोटेट हो जाएगा cos थीटा वाला कंपोनेंट उसे आगे घुमा देगा। तो इस तरीके के इस पार्टिकल का पाथ आएगा, अगर मैं बताऊं हेलिकल। तो हेलिकल पाथ आएगा। और साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर मूव पर आएगा। तो तुमने खुद ही बता दिया, पाथ पता चल गया। ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो ट्रेजेक्ट्री आएगी इसकी हेलिकल, अच्छा रेडियस बताओ, जो ये सर्कल आया है छोटा सा, इसका रेडियस कितना बनेगा? भाई mv क्यूब भी था। कौन सी वेलोसिटी सर्कल बनाने में हेल्प कर रही है, कौन सा कंपोनेंट? v sin theta v sin theta. v sin theta। रेडियस यहाँ पे आएगा mv sin थीटा बाय क्यूब। qb. ठीक है, तुम्हारा रेडियस हो गया पाथ का। अच्छा, अगर अब मैं पूछूं कि टाइम पीरियड कितना आएगा, कि एक सर्कल को कंप्लीट करने पे कितना टाइम पीरियड लगेगा? 2 pi 2 pi m by cube 2 pi m upon 2 pi mv m upon cube। पीरियड वही लगेगा 2 पाई m बाय क्यूब। कोई चेंज नहीं आ रहा टाइम पीरियड क्योंकि वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट था। तीसरा, पहला चीज क्लियर, दूसरा भी, तीसरी चीज देखो। ये अभी तो तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जब सवाल करेंगे ना कि मैं पूछूंगी किस थीटा से निकल के चला जाएगा, थीटा फाइंड करो, तब वहां पे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, बट हो जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये जैसे एक रोटेशन देखो, इसकी एक रोटेशन कैसी होगी मुझे बताओ। इस पार्टिकल की एक रोटेशन कब कंप्लीट हुई? यहाँ से यहाँ तक एक मैम रोटेशन cos होगी। पे। अगर इस मैम तरीके cos का, पे। भाई ये सुनो, ये येलो येलो बनाया है जो, ठीक है, ये बनाया है। अगर मैं बोलूं कि 1 रोटेशन कंप्लीट होना, तो 1 रोटेशन क्या होगा? साइन। मैम फायर। तो पार्टिकल यहाँ से चला, घूम के दोबारा अपनी इस पोजीशन पे आ गया, इसको बोलोगे क्या बोलोगे? 1 रोटेशन। 1 रोटेशन। एक रोटेशन कि पार्टिकल ने जब एक रोटेशन कंप्लीट करी तो वो कितना लीनियर डिस्टेंस चला, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जब पार्टिकल एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो कितना लीनियर डिस्टेंस चलेगा, ये मेरा सवाल है सब। अब उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 1 रोटेशन क्या है। तो देखो कि पार्टिकल यहां से ये कंप्लीट करेगा एक रोटेशन, इसे बोलेंगे हम लोग कि ये है मेरी पिच। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 1 रोटेशन, पिच की वैल्यू है यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस इन 1 रोटेशन। अब देखो एक रोटेशन, तो इसका मतलब पार्टिकल ने ये एक रोटेशन कंप्लीट करी। भी अगर तुम कहो कि मैम यहाँ से यहाँ तक इसका एक टाइम पीरियड हो गया, मान लिया एक रोटेशन कंप्लीट हो गई, पर क्या इस एक रोटेशन में अभी इसने कोई लीनियर मोशन किया? नहीं किया। लीनियर मोशन कब करेगा? जब ये दूसरे पार्टिकल दूसरे रोटेशन की तरफ जाएगा। अरे ये दूसरे रोटेशन को ऐसे कंप्लीट कर लेगा, है ना? तो जो ये वाला इसका मोशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिच। ठीक है, कि लीनियर डिस्टेंस बाय पार्टिकल इन 1 रोटेशन। तो 1 रोटेशन मतलब वो जब स्टार्ट करने जाएगा उससे पहले तक की, और जब दूसरा पहला रोटेशन कंप्लीट कर दिया
समझ रहे हो कि पहला रोटेशन तो कंप्लीट हो गया, ये जो पहला रोटेशन था ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद गया वो दूसरा रोटेशन लगाने। जैसे ही दूसरी रोटेशन स्टार्ट होगी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसे बोला है हमने यहाँ पे 1 रोटेशन। समझ आया? और वही क्या है? पिच। तो पिच का मतलब Yes, क्या है? लीनियर डिस्टेंस पार्टिकल। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, 1 रोटेशन क्या, अगर सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात करूं तो 1 पॉइंट पे है, और कब पार्टिकल दोबारा ए पॉइंट पे आए, कितना उसने समय लिया, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, है ना। और उसी को बोलते हैं एक रोटेशन कंप्लीट होना। पर यहाँ पे देखो, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टिकल की हमें पिच देखनी है। तो जैसे ही 1 रोटेशन कंप्लीट कर ली, वो जब दूसरी रोटेशन लगाने के लिए जाएगा तो कुछ ना कुछ लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो ये है। तो मैं ब्लू पेन से शो करती हूँ। जब वो दूसरी रोटेशन करने के लिए जाएगा तो वो कुछ लीनियर डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। तो इसी लीनियर डिस्टेंस को हमने क्या बोला है? पिच, है ना। पार्ट रोटेशन भी एक हुई है क्योंकि दूसरी रोटेशन से पहले वाला वो लीनियर डिस्टेंस पिच बोला है। अब देखो कैसे निकालोगे, है तो डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। बताओ कौन सी वेलोसिटी है जो लीनियर डिस्टेंस के लिए हेल्पफुल है? मैम v cos थीटा। हाँ तो v cos थीटा लिया, v cos थीटा। हाँ वेरी गुड। टाइम पीरियड कितना आया है? 2 पाई m बाई 2 QV। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पिच। पिच भी कंप्लीट, लीनियर डिस्टेंस भी कंप्लीट। और हाँ एक सवाल और, इसमें एक तरीके की सवाल और आता है मैम पर ये तो रोटेशन का डिस्टेंस नहीं होगा। कौन सा वाला? ये टाइम? यस मैम। रोटेशन का डिस्टेंस कौन सा हो गया? ये जो टाइम लगा है ये तो सिर्फ रोटेशन करने में लगा है ना, वो पिच तो जब हम सेकेंड रोटेशन की तरफ जाएंगे उस टाइम पे कैलकुलेटेड होती है ना पिच। तो ये बोल रहे हो कि ये टाइम एक पूरे उस सर्कुलर मोशन को करने के लिए लगा है? यस मैम। अच्छा एक सेकंड रुको, देखने दो। वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये टाइम पीरियड है तुम्हारा 2 पाई m बाई QV। कोई बात तो सही है, एक सेकंड। सही है, ये टाइम पीरियड वही है जो एक पार्टिकल कंप्लीट करेगा। एक सेकंड चेक करते हैं। टाइम पीरियड तो यही है कि एक पार्टिकल पूरा रोटेशन कब लगाएगा। पर मैम v cos थीटा कंपोनेंट तो स्ट्रेट लाइन के लिए ले रहे हैं ना, v sin थीटा थोड़ी है। हाँ मैं समझ गई हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकना। अगर ये पार्टिकल ने एक सर्कुलर कंप्लीट किया टी टाइम में, ठीक है, टी टाइम में इसने ये सर्कुलर मोशन कर कंप्लीट किया, तो ये आगे बढ़ेगा और दोबारा जाके एक टाइम पीरियड लगाएगा टी। तो ये वाला टाइम होना है, ठीक है। एक बार इसको, ये चीज मैं कल डिस्कस करूंगी कि ये वाला टाइम पीरियड हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। ओके ये मैं कल, मैं नेक्स्ट क्लास में, ये बहुत जेन्युइन सवाल था कि भाई टाइम पीरियड तो इसका है, तो हम लोगों ने ये वाला टाइम पीरियड क्यों लिया। तो मैं इसकी एक बार स्टडी करूंगी, फिर मैं एक बार दोबारा बताऊंगी कि हम लोगों ने ये टाइम पीरियड क्यों लिया, ठीक है। पर लेना यही है, देखो लेना यही है, पर क्यों लेना है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अगली क्लास में। अब आगे बढ़ो। अब देखो चौथा तरीके का सवाल किस तरीके से आएगा कि मैम हाँ बोलो। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मैम, जो प्लैनेट्स होते हैं मैम वो भी इसी रीजन की वजह से हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं? प्लैनेट इस नहीं, प्लैनेट हेलिकल पाथ थोड़ी फॉलो करेंगे, मैम इलिप्टिकल करते हैं ना पाथ, हेलिकल पाथ फॉलो। उनका इलिप्टिकल पाथ होता है प्लैनेट्स का। मैम नहीं हम जो तो जैसे हेलिकल होता है ना,
ट्रिप जब आती है जब वो अपनी ऑर्बिटल से वो बाहर 3D निकल की जाती बात है। कर रही हूँ। हेलिकल पाथ तब वो तुमने पढ़ा होगा भाई, तुमने केपलर्स लॉ पढ़ा है। हेलिकल पाथ उनका तब आएगा जब वो अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्रॉस कर जाते हैं, तब वो हेलिकल मोशन में आएंगे। यस मैम। ऑर्डिनरी उनका मोशन बट जब वो मिल्की वे गैलेक्सी में रिवॉल्व करते हैं सन के साथ, तब तो मैम हेलिकल पाथ फॉलो करते हैं ना तब तो। यस मैम। मैम जैसे सन वगैरह सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं तो इसी स्ट्रक्चर में करते हैं, ये जो आपने दिखाया हेलिकल। हम सेंटर में बस सन नहीं, होता है, बाकी उसके अराउंड वो होते हैं प्लैनेट्स हाँ। होते हैं। उनका जो ऑर्बिट होता है वो इलेप्टिकल होता है, तो उसी इलेप्टिकल ऑर्बिट पे फॉलो करेंगे ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट। मैम नहीं, सन तो मूव करेगा स्ट्रेट, लेकिन उसके चारों ओर इलेप्टिकल ऑर्बिट के साथ साथ हेलिकल भी फॉलो करते हैं। ओके। नहीं नहीं, उनका मोशन और इसका मोशन यहाँ पे कंपेयर नहीं होगा, वहां पे तो बहुत अलग फोर्सेस होंगी, यहाँ से कंपेयर मत करो उस मोशन को। मैम ओके हमने तो मैम। केपलर्स लॉ में इलेक्ट्रिकल पाथ पढ़ा था। हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ, इलेप्टिकल पाथ होता है भाई, केपलर्स लॉ से इलेप्टिकल पाथ आता है मोशन का, हेलिकल नहीं आता। केपलर्स लॉ दोबारा पढ़ो। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ पिच, नंबर ऑफ पिच पूछ लेगा कि कितनी पिचेस है। पिच का मतलब क्या है, पार्टिकल, जैसे मान लो ये तुम्हारा इस तरीके का मोशन है, तो पिच देखो कितनी हो गई, 1 1 2 2 और 3 अगर मान लो यहाँ एंड हो गया तो ये हो गई 4। 4 तो ये कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पिच का फॉर्मूला कैसे निकालोगे कि टोटल लेंथ की पार्टिकल जो है, मान लो यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, तो पार्टिकल यहाँ से एंटर किया और यहाँ से बाहर आ गया है ना। मान लो वो बोल देगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5 मीटर की डिस्टेंस, 5 मीटर तक की वो उस पे है, लेंथ पे। तो पार्टिकल जो है 5 मीटर तक अंदर रहा, तो उसमें उसने नंबर ऑफ पिच, यानी कितने टाइम्स उसने हेलिकल पाथ को फॉलो किया, या नंबर ऑफ पिच, ये स्ट्रेट लाइन है वो कितनी है, तो वो कैसे निकालोगे बताओ। नंबर ऑफ पिच एन से मल्टीप्लाई कर देगा। निकालोगे टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय एक लेंथ, है ना। टोटल लेंथ से एक पिच की लेंथ को डिवाइड कर दोगे, ये जो पी निकाला है यहाँ पे, इस पी को, तो उससे तुम्हारी आ जाएंगी नंबर ऑफ पिचेस आएंगी। ठीक है, पी क्या है, एक पिच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को एक पिच की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो कितनी डिस्टेंस में वो पाथ, कितनी पिचेस में वो नंबर आएगा, वो यहाँ से तुम फाइंड कर दो। ये आ गया नंबर ऑफ पिच। मैम इसमें तो सिर्फ एक पिच, अच्छा मैम इसमें नंबर ऑफ पिच निकलेगा फॉर्मूला कि कितनी है इसके अंदर। नंबर ऑफ पिच ऐसे निकलेगा ना कि मान लो तुम्हारे पास जो पार्टिकल है वो 5 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, ये जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, 5 मीटर तक की डिस्टेंस पे है। पार्टिकल अंदर हेलिकल पाथ फॉलो करेगा 5 मीटर तक, यहाँ से एंटर करके यहाँ पे निकल जाएगा। अब मैंने पूछा है कि वो कितनी बार उसने ये हेलिकल पाथ को टर्न करा, तो इसका मतलब क्या है, तुम लोग क्या निकालोगे भाई, टोटल लेंथ 5 मीटर है और एक जो पिच की डिस्टेंस है वो मेरी 1 मीटर है ना, 1 मीटर है। तो तुमने क्या किया, 5 डिवाइडेड बाय 1 मीटर, तो कितना आंसर आ गया भाई, 5 टाइम्स। 5 ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ पिच को तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मैम पिच की जो यूनिट है वो टाइम्स होगी या फिर 5 पिच करके लिख सकते हैं। क्या कह रहे हो मैम जो इसकी यूनिट है, जैसे आपने 5 टाइम्स लिख दिया, तो टाइम्स की जगह पे हम पिच नहीं लिख सकते। नंबर है ना, नंबर का कोई यूनिट थोड़ी होता है, नंबर है ये, तो ये लेंथ भी मीटर्स में होगी और ये पिच की लेंथ भी मीटर में होगी, तो मीटर से मीटर कट गई तो ये तो यूनिट लेस है ना नंबर। पिच की जो डिस्टेंस है वो भी तो मीटर्स में आएगी, लेंथ भी मीटर्स में है, तो ये क्या होगी। जैसे हम लोग मोल्स वगैरह निकालते थे तो उसमें भी तो यही होता था ना, तो उसमें वैसे मोल्स में मतलब हम मोल लिख देते थे, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि नंबर ऑफ पिच में हम पिच लिख सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पिच आएगा और यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं आएगी, ये यूनिट लेस है, नंबर है, 1 नंबर 2 5 6 10 ऐसे। अब दूसरा पूछ लेगा कि टाइम रिक्वायर्ड कितना टाइम लगेगा एक पिच को कंप्लीट करने में, ट्रेवल 1 पिच या कंप्लीट टू ट्रेवल 1 पिच, कितना आएगा, एक पिच का निकालना चाहूँ टाइम,
तो मान लो सवाल आता है कि पार्टिकल को, आप क्वेश्चन आपको दे दिया कि पार्टिकल जो है उसके नंबर ऑफ पिच यानी आपको दे दिया 5 और टोटल डिस्टेंस दे दिया कि 5 मीटर है, तो फिर कैसे निकालोगे भाई? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये आएगा। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? लेंथ, किस वेलोसिटी से मूव करेगा? v cos थीटा। तो इस तरीके से क्या निकाल लोगे कि टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल, मतलब अब यहाँ पे 1 पिच का नहीं आएगा, अब ये टोटल आएगा कि टोटल यहाँ से जब पार्टिकल ए पॉइंट से एंटर किया तो बी पॉइंट पे रिलीज करने पर कितना टाइम लगा। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल टू कंप्लीट डिस्टेंस ए बी। अगर 1 पिच का निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे बताओ? 1 पिच के लिए, 1 पिच के लिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी? p, 1 पिच के लिए v cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगी। तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो? टाइम निकाल सकते हो, पिच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब आ जाओ सवाल पे। हम जो अपने p अपॉन में v cos थीटा लिखा, वो 1 पिच का टाइम इंटरवल है ना? ये वाला लास्ट वाला आपने बताया p अपॉन में v cos थीटा 1 पिच का टाइम इंटरवल है? नहीं नहीं, देखो ये क्या है कि एक पिच लास्ट में वाला। कितना टाइम, एक, हाँ लास्ट वाला ये है कि एक पिच डिस्टेंस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो Yes, ma'am, okay. एक पिच की डिस्टेंस जो होगी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा कि एक पिच का जो टाइम है वो कितना है। अब ये सवाल देखो क्या है, इस सवाल में क्या समझ में आ रहा है? सवाल पढ़ो पहले, आंसर मत देखना। ये आंसर रह गया क्योंकि लास्ट क्लास में कराया था ना। में क्या है कि देखो, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसमें 2 तरीके के पार्टिकल हैं जिनके मास दिए हुए हैं 8 और 1.6। एक एंड से एक्सीलरेटर की ट्यूब से इमर्ज होते हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ एक प्लेट रखी हुई है जो उस एक्सीलरेटर से 0.01 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में कितनी होगी कि जो ये पार्टिकल्स हैं उस प्लेट पर स्ट्राइक ना करें। तो इसका मतलब उस पूरे रास्ते में तुम्हें बता दिया कि भाई इतना रास्ता है, उस पूरे रास्ते में तुम्हारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कितने रीजन में है? 0.01 मीटर वाले डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि उसी रीजन से पार्टिकल फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसी रीजन में आएगी। तो तुमसे क्या पूछा है इनडायरेक्टली? बी मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, कैसे निकालोगे? रेडियस, तुम्हें रेडियस का इसमें वो आएगा कि जो चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, देखो इसमें बोला है देयर इज अ प्लेट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्यूब प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इट। तो ये प्लेट परपेंडिकुलर रखी हुई है। अब देखो ये कब इससे टकराएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इनवर्स है, तो वेलोसिटी किस मोशन में करेगी? सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन यानी इसका रेडियस 0.01 मीटर से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये इसको क्रॉस कर जाएगी, फिर इसका रेडियस जाएगा। तो इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल हैं उनका रेडियस कितना, किससे कम होना चाहिए? इस डिस्टेंस से कम होना चाहिए, है ना। तो ये तुमने निकाला कि बी मिनिमम होनी चाहिए mv/qr, रेडियस इज लेस देन डी। तो बी मिनिमम कितनी होनी चाहिए तुम्हारी? mv/qd से कम होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला था, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा है तुमने, r इक्वल्स टू mv/qb। और तो यहाँ mv/qr, r की जगह क्या रख दिया? डिस्टेंस, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो mv/qd आ गया, डिस्टेंस भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, मास भी गिवन है। देखो मास नहीं गिवन, तुम्हें यहाँ पे क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अब तुम्हें √2me लिखना पड़ेगा। तरीके से जो सवाल आएंगे उन्हें हैंडल कर लोगे कि रेडियस किस तरफ आएगी, ये सब करना है। अगली क्लास में हम लोग ट्रेजेक्टरी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे।
मैम एक बार इसका डायग्राम एक पेज पर बना के दिखा दो, समझा दो। नेक्स्ट पेज पर। ठीक यस मैम। ठीक है, ठीक। तो डायग्राम देखो क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक एक्सीलरेटर ट्यूब है, ये एक्सीलरेटर ट्यूब है, यहाँ से हमारे पास चार्ज आयंस निकल रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज आयंस निकल रहे हैं। अब इसने बोला कि एक प्लेट रखी हुई है जो इस डिस्टेंस से 0.01 मीटर की है। सवाल में पूछा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं इस प्लेट को स्ट्राइक ना करें, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इस प्लेट पर स्ट्राइक ना करें, ये इसने बोला। तो इसका मतलब क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड उसे किस रीजन में मिलेगी, इसी रीजन में, जो ये 0.01 वाला फील्ड है इस रीजन में फील्ड मिलेगी। अब इसको क्रॉस ना करे, तो क्रॉस कब नहीं करेगा बताओ। अगर तुम कहो कि मैग्नेटिक फील्ड को इसी की डायरेक्शन में रख के देखो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को इसी की डायरेक्शन में रख के देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या नहीं करेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स ही नहीं लगाएगा, है ना। फोर्स नहीं लगाएगा तो चार्ज पार्टिकल जैसे आ रहे हैं वैसे इसको क्रॉस करके चले जाएंगे, बी मिनिमम से को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा उस वाली केस में, है ना। तुम बताओ उस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से फर्क पड़ेगा जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, नहीं पड़ेगा। कितनी कम ज्यादा कर लो भाई, उसको तो क्रॉस करना ही है, उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड इससे बी की वैल्यू से, वो तो जिस डायरेक्शन में आया है जिस वेलोसिटी से चुपचाप उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, क्योंकि फोर्स ही जीरो है तो कुछ लग ही नहीं रही। तो दूसरा केस तुम्हारे पास बचा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या हो सकता है भाई, इस वेलोसिटी की परपेंडिकुलर है। तो अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बनाया कि भाई परपेंडिकुलर हो सकती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी तो अब इसको परपेंडिकुलरली बनाओ। ये फील्ड है भाई, मान लो इनवर्स, जैसे ही वेलोसिटी इस फील्ड में आएगी ये चार्ज पार्टिकल इनको इसको सर्कुलर मोशन देगा, है ना, पहले इतना फिर इसका कुछ सर्कुलर मोशन। तो जब मान लो मैं कह रही हूँ कि ये इस तरीके से घूमे, स्ट्राइक करके ये बाहर आ जाए, तो इसका मतलब जो इस सर्कल की रेडियस होनी चाहिए, सर्कल पे ये पाथ मूव करेगा, मैंने बोला वो रेडियस भाई या तो इस डिस्टेंस से कम हो या उसके बराबर हो, ये रेडियस या तो इस डिस्टेंस से कम हो या बराबर हो, सॉरी ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी ना। 0.01 से, हाँ अगर ज्यादा, हाँ यानी डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ये केस है हमारे पास, वरना ये पार्टिकल इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो ये तुम्हारे पास कंडीशन है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज तो पार्टिकल इसको क्रॉस कर जाएंगे। तो वो भी मिनिमम निकालनी है, यानी सारा फॉर्मूला आया तुम्हारा रेडियस को, R इक्वल्स टू mv/qb पर। तो यहाँ से तुम्हें बी मिनिमम निकालना है, बस मिनिमम यहाँ आ गई और ये आ गया mv/qr। R की जगह क्या लिख दोगे, 0.01, बाकी तुम्हें mv की जगह 2me गिवन है, qb गिवन है और r भी गिवन है। इस तरीके से सवाल को हैंडल करना है। सवाल करते हैं, मुझे लगा मैं दूसरा टॉपिक भी करवा दूंगी पर ठीक है, अभी हमारे पास आधा घंटा है तो हम सवाल करेंगे।
चार्ज पार्टिकल। क्या आंसर है पहले का? भाई मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है तुम लोगों का। ऑप्टिक्स कम से कम 1 से 1.5 महीने लेके जाएगी। चार्ज पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। वैल्यू ऑफ एक्स, और प्रोडक्ट का यूज करो। ऑर्थोगोन, जिसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो ऑर्थोगोनलिटी लगती है ना वेक्टर्स में। ए डॉट बी, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है? ए बी cos थीटा। 0 क्या आता है ना भाई। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जब वेक्टरली डॉट प्रोडक्ट करते हो तो क्या आएगा? उसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा। तो वही इसका यहाँ पे यूज कर, वेलोसिटी और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ से ए डॉट बी आपका 0 हो जाएगा। मैम एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। मैम 3 आ रही है वैल्यू एक्स की। अब एक्स की वैल्यू देख लो कितनी आएगी। मैम 3। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई? तो क्या यूज किया है तुमने? ऑर्थोगोनलिटी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज किया है। दूसरा देखो, दूसरा बताओ। मैम ये परपेंडिकुलर कैसे होगी वी और बी? परपेंडिकुलर दो ही तो केस है। एक केस है तुम्हारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। दूसरा तुम्हारे पास केस है कि परपेंडिकुलर होगा। तो देखो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है कि तीनों डायरेक्शन में है, आई कैप में भी है, जे में भी है और के में भी है। ऐसे तुम्हें एक्सेलरेशन भी कुछ ऐसे है कि किसी एंगल थीटा से रिलीज किया हुआ है ना। जो एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से है कि प्लेन में है कोई पार्टिकल, तो इसलिए इनको क्या लगाया है, ए डॉट बी से निकाल लिया। अब इसके दो वेक्टर भी अगर करोगे, कॉस में जाएगा और एक साइन में, तो मुझे पता है कि अगर मैं डॉट इजीली निकल आएगा, तो इसलिए लगाया है मैंने ए डॉट बी वाले का। ओके मैम। देखो मैंने क्यों लगाया, सुनो। एक तो सिंपल परपेंडिकुलर होगा, दूसरा होगा कि किसी थीटा पे आया होगा, है ना। मुझे क्या निकालना है, इसका। अब मेरे को पता है कि भाई मुझे इसका जो लीनियर कंपोनेंट है दोनों साथ में, वो तो मेरे किसी फायदे का है नहीं, तो मैं इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लूंगी।
परपेंडिकुलर से भी ए डॉट बी लगाना है, तो बस ए डॉट बी इसलिए लगाया है। चलो अब दूसरा करो। मैम दूसरे का ए आ रहा है। हाँ तो देखो आपने देखा है अभी आर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बी के, तो R1/R2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, तो सब चीजें जो कांस्टेंट थी वो कैंसिल हो जाएंगी, V1/V2 क्या आएगा, तो R1/R2 1/3 है, तो V1/V2 भी 1/3। इजी। तीसरा करो, है ना। फिर नहीं, अगली क्लास में करेंगे, जल्दी करो, फिर एक हो सकता है मैं दूसरा टॉपिक करा दूं, फटाफट करो। मैम ऑप्शन डी। ठीक है, मैम ऑप्शन डी। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल है, रेशियो दिया हुआ है रेडियाई का, रेडियाई का रेशियो है 2me/mv। प्रोटॉन और अल्फा दोनों दिए हुए हैं, तो प्रोटॉन के पास चार्ज की बात करूं, प्रोटॉन के पास चार्ज अगर ई है तो अल्फा के पास कितना चार्ज हो जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ अल्फा, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ प्रोटॉन। और मास की बात करूं, अगर मास ऑफ प्रोटॉन कितना है m, तो मास ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, कितना, का मास कितने टाइम्स होगा प्रोटॉन के, 4m। हाँ कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स। भाई अल्फा इज द हीलियम एटम, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए चार्ज कितना हो गया उसका 2 और मास कितना हो गया 4m। तो बस तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, वैल्यूज में रखोगे तो आंसर मिलेगा तुम्हें डी, 4:1। चौथा देखो, चौथा फोर्थ क्वेश्चन, तो पहले पढ़ो क्वेश्चन को। पंद्रह मिनट है, मैं करा दूंगी उस टॉपिक को, फिर अगली क्लास में आधे घंटे न्यूमेरिकल्स करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो कुछ नहीं है, इसमें बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कंडक्टर है, कंडेंसर है, उसके 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, पोटेंशियल भी दिया हुआ है 200 वोल्ट का है। अब इस कंडेंसर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड में उठा के रख दिया तुमने। अब देखो, एक तो इनके चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो एफ ई अगर इधर लगेगी, और बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है अनडेविएटेड निकल के आ गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो अनडेविएटेड तो नहीं होना चाहिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ा है ये। जैसे अभी मैग्नेटिक में है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है चार्ज पार्टिकल, ये पढ़ लेना इसको एक बार। तो अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स लगनी चाहिए, बट वो अनडेविएटेड आ गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रही है, दोनों के फोर्स काउंटर बैलेंस कर गए, इसलिए ये v वेलोसिटी से चुपचाप जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में निकल के आ गया। बस क्या करना है तुम्हें, एफ ई इक्वल टू एफ एम रखना है। एफ ई कितना होता है क्यू ई, एफ एम कितना होता है क्यू वी टी। तो बस आपके पास क्या आ गया, v निकालना है E/v, ठीक है। E कितना आ जाएगा, कैसे निकाल दोगे, V/d, पोटेंशियल को चलो P से डिनोट कर लो, P/d, और ये वेलोसिटी, ये आ गई तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी भी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आ रहा है भाई, 0.05, यस मैम। 5 टेस्ला, ठीक है।
मैम ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 0.05 ही तो है। मैम बट यार दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। दो ऑप्शन सेम है। तो हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है ना। चलो फिफ्थ और करते हैं। फ्रीक्वेंसी का रेशो है, निकलवाइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बाय आर। आर कितना था? एम वी बाय क्यू बी। देखो क्यू बी बाय एम, देख लो अब क्या क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? चार्ज बाय रेशो तो सेम ही होगा, आइडेंटिकल है तो। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है? यूनिफॉर्म, यानी बी भी सेम रहेगी। तो ओमेगा का रेशो क्या आना चाहिए? 1:1, सेम चीज है दोनों। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? 1:1। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ना ऑल। हाँ तो 1:1 आ गया, सब कैंसिल होगा। चलो अब आ जाओ वापस अपने थ्योरी पे। एक 10 मिनट का टॉपिक और रह रहा है, मैं वो भी कंप्लीट करा देती हूँ। लेकिन यहाँ देख लेती हूँ मेरे पास है या नहीं। दस मिनट है, कर सकते हैं मुझे। क्या है अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अभी तो तुमने चार्ज पे पढ़ा है कि चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब पढ़ो कि अगर करंट कैरिंग वायर को तुमने फील्ड में रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। देखो जो वायर है वो, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मान लो तुम्हारी ये वायर है, ठीक है। इस नंबर वायर ऑफ को तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया भाई। अब जो ये वायर है इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, है ना। तो एक चार्ज के पास जो फोर्स आया था वो आया था QVB। अभी तुम्हें निकालना है n नंबर ऑफ चार्जेस पे फोर्स। तो कैसे निकालोगे? मान लो यहाँ पे जो करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, हर इसमें पार्टिकल में, है ना भाई। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सब पे क्या लगेगा? फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स, अब बताओ इस जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स कैसे लगेगा? डायरेक्शन एक बार बता दो। अगर मान लो ये इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन, अच्छा फिर चार्ज, सुनो आई को हटा दो, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन मान लो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड। मैम राइट। ये इलेक्ट्रॉन है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट। बट ये हम राइट साइड होगा, राइट साइड, बट ये राइट साइड। हाँ चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। वो मैंने बताया था पॉजिटिव के लिए हमेशा नेगेटिव पे फोर्स रिवर्स होता है। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ पे FM। तो यानी हर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है सब पे फोर्स लगेगा। अब तुम्हें इन सब चार्ज पार्टिकल्स को कलेक्टिवली लिखना है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मान लो ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ है L। अब इस L लेंथ के कंडक्टर में कितने चार्ज पार्टिकल्स होंगे ये तुम्हें बताना है। और ये किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो मुझे बताओ Q की वैल्यू कितनी होगी? Q टोटल, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका A, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया, लेंथ भी दे दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है E। तो अब तुम इस चार्ज पार्टिकल को इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे मुझे बताओ Q टोटल कितना होगा?
चार्ज पार्टिकल अगर ई है, ठीक है, तुम्हारे पास कितने एरिया में मूव करेगा वो एरिया, वॉल्यूम कितनी हो गई, एरिया इंटू लेंथ, ये उसकी वॉल्यूम हो गई। अब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, मैं क्यू निकाल रही हूँ, चार्ज, टोटल चार्ज। अगर मान लो इस वाले कंडक्टर में तुम्हारे पास n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इस पूरी वॉल्यूम में जो चार्ज है वो इतना है, ठीक है, क्यू फाइंड कर दिया। अब इस वैल्यू में क्यू को रखो एफ, इसमें एफ मैग्नीट्यूड में, एफ मैग्नेटिक, क्यू की वैल्यू एन ई ए एल। अब देखो जो ये वेलोसिटी है, ये किसकी वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से तुम्हारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, चार्ज पार्टिकल करंट कैरिंग कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वीडी। तो इस वेलोसिटी को मैंने रिप्लेस कर दिया वीडी से, वी इज द मैग्नेटिक फील्ड, जो एज इट इज लिख दो। अच्छा, अब मुझे बताओ कि चार्ज पार्ट जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें करंट की वैल्यू कितनी आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म्स में, एन ई ए डी ई एन है। हाँ, तो अब देखो जो ये टर्म्स हैं उनको आई लिख दो, तो कितना आया तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर वायर पे, आई एल बी, ठीक है, इस तरीके। तो पूरी वायर को जब उठा के तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स आया वो कितना आया, आई एल बी, ठीक है। मैम मुझे अपने टिक लगाया इसके बाद से बताना एक बार दोबारा, ये टिक लगाया है। मैंने पहले तो इस पूरी वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो निकाला। कैसे निकाला कि मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो n है, और E इज द चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का, और पूरी वॉल्यूम का चार्ज लिख दिया कि भाई पूरी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से, वॉल्यूम हो गई एरिया इंटू लेंथ, तो ये आया। तो अब मैंने ये जो फॉर्मूला था एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, इसमें क्यू की वैल्यू रख दी, क्यू टोटल की, तो एन ई ए एल एज इट इज, जो ये वेलोसिटी थी, किसकी वेलोसिटी थी, चार्ज पार्टिकल की, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी करंट कैरिंग के लिए, बी मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज लिख दी। और करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आई कितना होता है, करंट एन ई ए बी डी, तो जो एन ई ए बी डी टर्म थी उनको एज इट इज लिख दिया, एल बचा वो एज इट इज, और बी बचा वो एज इट इज। तो ये आया आपका फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो एफ एम जो तुम्हारा आएगा, देखो कैसे आएगा, आई एल क्रॉस बी, तो यानी आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे देखो एल और बी के बीच में यानी एंगल जो बन रहा था वो 90 डिग्री का था। देखो लेंथ तुम्हारी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री का बना, जिसकी वजह से तुम्हारे पास सॉल्यूशन में साइन थीटा नहीं आया। लेकिन अगर हो सकता है किसी एंगल पे रखे हो या पैरेलल रखे हो, तो तुम्हें क्या यूज करना है, एल क्रॉस बी, एल आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने क्या फाइंड कर लिया, अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, कि दो पैरेलल वायर्स हैं, करंट कैरिंग वायर्स हैं, इन दोनों पर किस तरीके से फोर्स लगेगी, ये एक सवाल आता है। तो मैं अगर तुम्हें करा दूंगी इसको कि अगली क्लास में, कि भी हाल में नया चैप्टर मुझे स्टार्ट कराना है। पांच मिनट रुक के रखना, तुम खुद ही बता दोगे, मैं कुछ नहीं समझाऊंगी, यू गाइस विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। अब देखो एक चार्ज वायर को फोर्स निकालनी है। मान लो तुम्हारे पास ये एक वायर है जो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है। अच्छा, और मैंने इसके यहाँ पे एक वायर रख दी 1 मीटर की, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इनफाइनाइट वायर में इस डायरेक्शन में आई, और मैग्नेटिक फील्ड है इस, सॉरी
ठीक है, ये 1 मीटर की है और इसकी में भी मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ ये वायर ए, ये वायर बी, कि मुझे फोर्स बताओ कि वायर बी पर ए की वजह से कितना फोर्स है। फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू ए। तो अभी तुमने क्या सीखा है कि मुझे फोर्स निकालना आता है कि एक लीनियर चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। क्या फोर्स थी? आई एल बी, यही फोर्स थी। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या करेगा। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड कैसी बनाएगा ये? राइट हैंड थंब रूल का यूज करो बी पॉइंट पर, जहाँ पे ये वायर रखी है, यहाँ पर कैसी डायरेक्शन में वो आएगी फील्ड? इनवर्ड आएगी। तो मैंने वही इनवर्ड बनाई है, फील्ड इनवर्ड है। अच्छा, अब देखो इसका मतलब अब तुम ये वायर क्या कर रही है, सिर्फ ये वायर तुम्हारे काम आ रही है फील्ड जनरेट करने के, है ना। जो वायर ए है ये किसके काम आ रही है भाई? ये फील्ड बना रही है, जिसकी वजह से दूसरा जो वायर बी है उस पर फोर्स लगेगा, है ना। ये भाई जो मैंने तुम्हें समझाया ये क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी तो चाहिए। अब बी पर फोर्स निकालोगे कब? जब मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो किसकी वजह से मिल रही है मुझे? वायर ए की वजह से। ए की वजह से। तो ए का काम क्या है यहाँ पर? फील्ड प्रोड्यूस करना। तो वायर ए ने फील्ड प्रोड्यूस करी इनवर्ड डायरेक्शन में, बस इतना ही काम था। अब तुम्हें निकालना है फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू ए। तो अब मुझे अब बताओ, मान लो चलो मैं करंट भी अलग अलग लेती हूँ समझाने के लिए, I1 और I2। इस पर फोर्स बच्चों किसकी वजह से लग रही है? ए की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी आनी चाहिए? कौन सी वायर की? हाँ देखो मेरा मतलब है, देखो बी वायर है, करंट तो वो भी फ्लो कर रहा है उसमें I2, तो जो फील्ड होगी वो बी की वजह से भी आएगी। एग्री कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। बी तो जो फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड तो ए भी प्रोड्यूस करेगा और बी भी, बट पर मुझे ए बी की पर ज्यादा। नहीं, ज्यादा कम की बात ही नहीं है, दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखो कि बी पर ए की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स जो बी पे लग रहा है वो ए की वजह से लग रहा है, और ए की वजह से भी क्यों लग रहा है? क्योंकि ए के पास है फील्ड। ठीक है, ए के पास है फील्ड, तो इसीलिए जब तुम्हें जिस वायर पे फोर्स निकालनी हो तो ये देखो फोर्स कौन सी वायर लगा रही है, उस वायर की वजह से फील्ड लिखो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? ए की वजह से, ए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब जो ये करंट आई है ये किसका आएगा बताओ? इसी वायर का जिस पर फील्ड निकाल रहे हो, यानी आई बी एल बी। अच्छा, अब मुझे बताओ इस इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना फील्ड आएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई I1, ये डिस्टेंस मान लेते हैं r दूरी पर। इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटू 2 भी आएगा। ठीक है, कितना फोर्स आया भाई? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना आया? म्यू नॉट I1 I2 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, इसका रिवर्स भी तुम निकाल सकते हो कि फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू बी। तब कैसे निकालोगे? यहाँ से दोबारा बताना। IBL BA से। IBL BA लिख दिया। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? ए की वजह से। ए जो वायर है वो कैसी है भाई? लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज की वजह से मैंने फील्ड निकालना सिखाया है। यस मैम सिखाया है। म्यू आई 4 पाई आर, वो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 90 90 वो 2 बन जाते थे, तो वही मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, उसी की वैल्यू सब यहाँ लिख के वही आंसर आ गया बस। ठीक है, तो यह इसी को बोलते हैं फोर्स ऑन पैरेलल वायर्स, कि अगर 2 पैरेलल वायर्स हैं उनपे कितना फोर्स आएगा। ठीक है, इतना फोर्स आएगा। पर यूनिट पूछे, पर यूनिट लेंथ का, तो इस लेंथ को यहाँ पे ले आना, FB बाय L आ जाएगा बस, ये डायरेक्ट एज इट इज।
ये याद रखना कि बी किसका लेना है, बी उसका लेना है जो वायर फोर्स लगाएगी, बस। मैग्नेटिक फील्ड उस वायर का लेना है जो वायर फोर्स लगा रही है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब मुझे एक सवाल और बता दो कि जो जब ए और बी वायर हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? पहले अट्रैक्ट करेंगे। तुम पहले डायरेक्शन देख लो एक बार, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन देख लो, फोर्स निकाल लो। इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स में है, तो करंट की डायरेक्शन में, अब यहाँ पे देखो V की जगह क्या आ गया, I आ गया, ठीक है। अब लगाओ I B हम किधर आ रहा है, हाँ इधर आ रहा है B, हाँ ये आ रहा है I की डायरेक्शन में। अब देखो वेलोसिटी I से चेंज हो गई, तो I की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रख लो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है ना? yes, ठीक है। अब B की वजह से A पर देखो, फोर्स B की वजह से A पर कैसे, यहाँ पे आओ, इनवर्स, देखो ये पैरेलल वायर है, ये स्मॉल वायर, अब इसका करंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पर इस वायर पे, इनवर्ड और आउटवर्ड, इसकी वजह से ए पर। इस पॉइंट पे फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड आ रही है, ठीक, तो डॉट बना दो, है ना यहाँ पे, यानी डॉट। अब डॉट की तरफ से अब मुझे फील्ड, अब फोर्स बताओ इस पे ए पे कितनी आएगी? करंट की डायरेक्शन I1 ऊपर की तरफ है, इस तरीके से आ रहा है ना, ऐसे फोर्स कहाँ है, आउटवर्ड्स, और और आपका करंट ऊपर की तरफ, थंब कहाँ आ रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो यानी इस वायर पर फोर्स बी की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगी। तो देखो दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। बताओ समझ आया कि नहीं? तो ऐसे ही पहले ए की वजह से बी पर फील्ड निकालो जो आउटवर्ड आया, फिर बी की वजह से ए पे निकाला जो, सॉरी, ए की वजह से बी पर इनवर्ड, बी की वजह से ए पर आउटवर्ड, ठीक है, फिर फोर्स निकाला। तो कुल मिला के क्या चीज है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो अट्रैक्ट करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो रिपेल। ठीक है, तो लिख लो अपनी कॉपी में, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट, अगर रिवर्स डायरेक्शन में है तो रिपेल। ठीक है भाई, तो आज का स्लिप थोड़ा हेक्टिक हो गया, पर तुम लोगों ने बहुत सपोर्टिव तरीके से किया, फटाफट फटाफट समझ लिया। ए और बी वाला समझ नहीं आया। हाँ नहीं समझ आया भाई, ए टू बी वाला, ए टू बी यस, वाला यहाँ पे लेजर है। अच्छा देखो, अब अब मुझे पहले मैंने फोर्स निकाल लिया बी वायर पे ए की वजह से, अब फोर्स निकालो ए वायर पर बी की वजह से, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला है, जिस पर फोर्स लगेगी, ये देखो लगा कौन रहा है, अब तुम्हारा बी वायर लगा रही है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी लोगे भाई, बी की। तो अब बी वायर जो मैग्नेटिक फील्ड ए पर लगा रही है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड्स। बी की डायरेक्शन में जो करंट है I2, उस धर अपना क्या रखो, फिंगर्स, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी, आउटवर्ड्स, है ना। तो थंब कहाँ आ रहा है, देखो ये आ गया ना बाहर, FM राइट पे। हाँ अच्छा, तो मैं नहीं समझ आ रहा, एक सेकंड देखो, पहले लगाओ राइट हैंड थंब रूल, ठीक है,
यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर फील्ड बताओ, और फिर ए वायर पे लगाओ राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल और ये थंब रूल। थंब रूल से ए पर मैंने फील्ड निकाली जो आउटवर्ड आई कि नहीं आई बताओ, पहले थंब रूल लगाओ। यस मैम, आई। थंब रूल से मैम आउटवर्ड आ मैम गई। ए की वजह से आउटवर्ड आ रही है, बी की वजह से इनवर्ड। अब बताओ आ गया। अब बी Yes, पॉइंट यस पे, मैम। बी पे थंब रूल लगाओ और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है। चलो आउटवर्ड आ गई। अब उस आउटवर्ड से तुम्हें निकालना है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली। एफएम कहाँ रहा है, पाम रूल से एफएम की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, राइट साइड। तो देखो दोनों फोर्स, दोनों वेक्टर्स कहाँ आ रहे हैं भाई, पास में खिंच के आ रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ये समझा दिया मैंने। तुम इतना कचड़ा मत पकाओ, बस समझने के लिए था। तुम बस इतना याद रखो कि दोनों सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगी, उल्टी डायरेक्शन में है तो रिपेल करेंगे। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, 2-3 अच्छे सॉलिड क्वेश्चन करेंगे और देन वी विल मूव अहेड। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड। मैम गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। नेक्स्ट चैप्टर EMI। शेड्यूल